Hello students, welcome once again to the world of physics and in the fourth session of this chapter number 3rd that is motion in a straight line. हमने इससे पहले 3 सेशन कंडक्ट कर लिए हैं और जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल सकते हैं. अगर आपने उनको नहीं देखा सो फर्स्ट सी देम ऑल एंड मूविंग अहेड. तो एक और चीज़ कि हम इसके सिलेबस को थोड़ा कवर आउट करें कि आपको सिलेबस में कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ के, ओवरऑल 11th के किसी चैप्टर के. अगर आपको सिलेबस के लिए कोई प्रॉब्लम है, यू जस्ट डाउनलोड द CBSE ऑफिशियल CBSE की साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसमें आप चेक करेंगे कितने कितने पॉइंट्स हैं, मुझे कौन से करने हैं. अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको बेसिकली अभी तक हमने किया क्या, पहले बेसिक डिस्कशन करी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, रेस्ट, टाइप ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब चीज़ें डिस्कस करी अपन ने क्या है. फिर हमने स्टार्ट किया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने किया स्पीड वेलोसिटी, ये सब किया. तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें. मोशन इन प्लेन के अंदर थोड़ी वाइडर होगी हमारी डिस्कशन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत छोटा चैप्टर है. अब हमें करना है व्हाट वी आर लेफ्ट विद एक्सेलरेशन, सम ग्राफ्स and position time graph you can say, and the equations of motion which you very well know, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as, and one more fourth equation. और इनको डिराइव करना हमें 4 equations of motion और फिर इनको डिराइव करेंगे अलग अलग मेथड से, एनालिटिकल मेथड, कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड. क्लियर. और एक चीज़ और, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी कुछ हम यहाँ पे कुछ एक बेसिक चीज़ सीखेंगे उसकी, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ. लाइक मीनवाइल हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो हम आज डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं कर रहे थे बिकॉज उसके लिए वी विल नीड द स्किल ऑफ डिफरेंशिएशन विच वी हैवंट डिस्कस्ड येट. तो देखते हैं आज भी हम शायद उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छा सी वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें. आज अपने बाकी चीज़ों को कवर आउट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर हमारा ये स्पीड वर्सेस वेलोसिटी रह गया था. ये टक्कर नहीं कराई थी अपन ने, स्पीड भी बोल दिया था, वेलोसिटी भी बोल दिया था, बट स्पीड वेलोसिटी को आमने सामने नहीं लेकर के आए थे. तो अब याद आ गया, तो अभी इसको यूज़ करें इस टाइम को, स्टार्टिंग के टाइम को. तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी क्या क्या आपने लिख सकते हैं. देखो, स्पीड इज कंसर्न विद डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इट इज कंसर्न विद डिस्प्लेसमेंट. स्पीड क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना. और फिर आप उसके बाद पहले देखो, आप ये लैंग्वेज में लिख सकते हो, फिर आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम. अब देखो, एक जगह लिख दिया तो दूसरी जगह आप ऑटोमेटिकली पता ही आपको क्या लिखना है. इसके बदले आपको यहाँ पे लिखना है कि वेलोसिटी इज कंसर्न विद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट सिंबल इज v, इट सिंबल इज v वेक्टर. ओके, बट एक क्वालिटी पॉइंट नहीं है, ये क्वालिटी पॉइंट तो है कि आप यहीं पे ऐड कर देना ब्रैकेट में. फिर उसके बाद है कि देखो, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जो भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे यूज़ कर लो. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे था ना ये कि डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो सिमिलरली दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी लिखना स्टार्ट कर दिया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि जैसे हमने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो. अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट can never be negative, it can never be negative. और यहां पे आप लिख सकते हो it can be, it can be. अब मैंने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा, मैंने बात तो जीरो की भी की थी, बट जीरो क्या है, कई बार बात करते करते कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है. स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं कि सर ऐसे कैसे, डिस्टेंस कैसे जीरो नहीं हो सकता, अगर कोई बॉडी चली ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो है, और स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकती, अगर डिस्टेंस जीरो है तो स्पीड भी जीरो होगी. तो इसीलिए मैंने लाइन में मेंशन किया था फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आप बताओ कि स्पीड की बात किसके लिए लाए हैं आपने, रेस्ट वाले के लिए स्पीड की ज़रूरत है नहीं, तो उसके लिए अगर कोई स्पीड की बात कर रहा है तो बेवकूफ़ी है ना. अब कोई रेस्ट पे पड़ी है चीज़, उसके लिए तुम स्पीड की बात कैसे कर सकते हो. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ आईफिल टावर ऑन अर्थ. उनको बताया कि ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं, तो नहीं करनी चाहिए उनकी बातें. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर होम, नो, नॉट एट ऑल.
सेंसिबल चीज़ें नहीं है ये, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि स्पीड कैन बी जीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो और क्लैरिटी ऐड कर सकते हैं अपन, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो हमारी बातें, तो क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं ऐसा लिख देता हूँ, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके अंदर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी जीरो हो सकते हैं चीजें, कि कोई पर्सन अपनी जगह से दूर गया, चला ही रहते हैं, है ना, इधर गया मैं और वापस पे पीछे आ गया, सेम उसी स्पॉट पे आ गया मैं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बस, है ना। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग आंसर बट यू आर नॉट देयर। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। सो इट कैन बी जीरो, मैं पूरा नहीं लिख रहा, इट कैन बी जीरो फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये अच्छी बात है, कुछ सीखने वाली। ओके, और बस इतने ही डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी और एक ये डाल सकते हो कि स्पीड स्टार्ट्स विद एस एंड वेलोसिटी स्टार्ट विद वी। अगर कुछ भी ना मिले अपने को तो ये लिख के आ सकते हैं ना, कुछ भी लिख के आओ, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना चाहिए। और सिमिलैरिटीज़ क्या है इनके बीच पे, जोक्स अपार्ट, सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों की यूनिट सेम है, इन दोनों के डायमेंशंस सेम है, और ये दोनों हमारे सिलेबस में हैं और ये दोनों हमने किए हैं। ठीक है, सो दैट इज स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। सो नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी 11th के सिलेबस की, टॉपिक्स की, जस्ट चिल करते हुए, एंजॉय करते हुए, फन करते हुए, मस्ती से पढ़ते रहो। बहुत ही आसान चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें, बस ये ध्यान रखना फन ज़्यादा ना हो जाए और कम भी नहीं हो जाए। एक्सेलरेशन, हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्टेंस का मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस आ गया स्पीड। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके अंदर जो चेंज होता है वो आ गया वेलोसिटी, है ना। अब स्पीड वेलोसिटी में से अपने ने वेलोसिटी देखा, मेन चीज़ जो है उन दोनों में से अगर एक लेनी हो तो दैट इज़ वेलोसिटी, क्योंकि मेन चीज़ वो वेलोसिटी है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है किसी चीज़ की, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, उसको अगर देखना है तो वो हमें जो टर्म चाहिए, दैट टर्म इज एक्सेलरेशन। दैट इज लाइक वी हैड वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑटोमेटिकली इसके साथ होता है, अगर आप चाहो तो मेंशन कर देते हैं अपने इसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके फाइन, तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, छोटा ए वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया ए वेक्टर। एक्सेलरेशन होगा क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी। जब इसका फॉर्मूला बनाओगे तो, है ना, हमने कहा था जब भी फिजिक्स के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं आएगी तो उसके लिए अपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन, सेकंड इज फॉर्मूला, थर्ड इज यूनिट, फोर्थ इज डायमेंशन, है ना, नहीं फोर्थ आपकी क्या थी, उस यूनिट के, वन यूनिट के डेफिनेशन, डायमेंशन, स्केलर है या वेक्टर है, ये सब चीज़ें। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या आपको चेंज इन टाइम। ओके, इधर वे किसी भी तरीके से आप कह दो। तो ये हमारा दूसरा हो गया, एक डेफिनेशन, एक उसका फॉर्मूला। अच्छा, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। आई थिंक आपको इस इक्वेशन के साथ आप इस इक्वेशन के साथ काफ़ी फ्रेंडली होगी। 9th क्लास के अंदर बहुत बार यूज़ किया है इसको, और जो बच्चे जानते हैं वो भी जानते हैं कि ये इक्वेशन इट इज़ नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो, है ना। कैसे है तब देखेंगे अगर अभी नहीं पता चला तो। अच्छा, अब बात आती है इसकी यूनिट की। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड माइनस करेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही आएगा। क्लियर। कई बारी जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो जाती है कि हम ऐसा यूनिट में से माइनस करते हुए यूनिट घटा देते हैं, जीरो नहीं, नेट यूनिट क्या बचेगी, ऊपर मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम की होती है सेकेंड, तो एक्चुअली में ये भी तो नीचे ही है, तो ये क्या बना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है
Its SI unit is meter per second square, or you can write meter second raised to power -2. कोई भी जो तरीका आपको अच्छा लगता है ना. एस के भी दो ऑप्शन, आप कैसा बनाना चाहते हो, ये ऐसे घुमाने वाला बनाना चाहते हो या ऐसे छोटा एस बनाना चाहते हो, जो भी आप चाहो वैसा आप बना सकते हो. नेक्स्ट इज डायमेंशंस. अगर आप इसके डायमेंशंस की बात करो तो डायमेंशंस क्या आएंगे भी. एम मैंने मीटर मैंने लेंथ, तो इसके लिए एक तो लेंथ आएगी. एस मैंने टाइम की पावर -2, इसकी पावर 1, और कुछ तो बचा नहीं. अगर एम हम मिस कर रहे हैं, उसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट पावर 0 रखनी पड़ेगी. तो एल t-2 भी कह सकते हो, या m0 l1 t-2, ये भी आप कह सकते हो. ओके, नेक्स्ट, इज इट स्केलर और अ वेक्टर? ऑब्वियसली वेक्टर. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर. तो ए वेक्टर क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लो जी, हो गया. और अच्छा, इसकी 1 यूनिट की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो. मैंने उनको कहा था मैं 1 यूनिट की डेफिनेशन की आपको हैबिट डलवा रहा हूँ, बट जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो वाली डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. अभी फिलहाल एज पर आर हैबिट हम इसकी 1 यूनिट की डेफिनेशन अगर बनाएं कि A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी, तो होता है, वी ऑल नो. बट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब आएगा? जब चेंज इन वेलोसिटी कितना आए, 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड, है ना. मीन्स व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड v माइनस यू इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा हो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये अपने को पता है. इट मीन्स इसको बोलेंगे क्या, when the velocity of a body changes by 1 meter per second in 1 second, then acceleration is 1 meter per second square. अगर 1 सेकेंड में उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, मानो कि अभी उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड. 40 नहीं, 31, है ना, 31 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा. तो इस टाइम में, इस मीन वाइल टाइम में एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंपल. तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का, और ये सेम वही डिस्कशन है जो हमने 9th क्लास में करी है. सिर्फ इसके इन दोनों पॉइंट्स को हमने वहां पर डिस्कस नहीं करा होगा. ओके, मेनली शायद इसको भी कर लिया होगा, सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है डायमेंशन वाला जिसको वहां पर डिस्कस नहीं करा होगा, और एक ही बस. इसके अलावा हर एक चीज़ हमने डिस्कस करी हुई है, तो हमें बहुत अच्छे से रिकैप हो गया होगा. और अगर आपने इन केस नहीं भी सुनी, क्लास सुनी ही नहीं, अटेंड ही नहीं करी, तो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा. और चलो ये क्लियर हो गया, समझ में आया सारा, इसको देते हैं हटा. एक्सेलरेशन वाला काम हमारे लिए खत्म हो गया. तो एक्सेलरेशन क्या है वो हमें पता चल गया. बट अब एक्सेलरेशन को ऐसे कैसे पूरा खत्म कर सकते हैं, जब स्पीड को नहीं किया, वेलोसिटी को नहीं किया, हमने इसके बाद कुछ एक टर्म्स डाली थी, दैट वाज यूनिफॉर्म स्पीड, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ इट्स टर्न फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या, आपको पता चला ना कि कोई बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है. लाइक जो आपकी बाइक है या आपकी स्कूटी है, जो भी आपके पास व्हीकल है, उस व्हीकल के अंदर राइट हैंड वाला जो हैंडल है, इट इज़ मूवेबल. और आपको पता है कि ये जो मूवेबल है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप एक्सेलरेटर बोलते हो, या आप रेस बोलते हो कि रेस दे दो, या आप एक्सेलरेटर दे दो, बढ़ा दो. द करेक्ट वर्ड इज एक्सेलरेटर, बट वाइडली यूज वर्ड इज रेस. जो भी बात करो, वो करता क्या है, दैट जस्ट बूस्ट अप योर वेलोसिटी, नॉट योर्स बट द व्हीकल्स. उसकी स्पीड को बढ़ा देता है ना, कि तेज़ी से, कहीं से आपको तेज़ी से जाना है तो आप उसको पुश करते हो और यू विल एंजॉय द स्पीड. और अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आप उसको नीचे कर देते हो, फिर आप ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप करते हो, वही तो अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे,
इसीलिए उसको एक्सेलरेटर कहा। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, जिन भी वर्ड्स के पीछे अर लगा हुआ होता है ना, तो ये वो पर्सन्स, वो डिवाइसेस होते हैं जो अपने से पहले वाला काम करते हैं। लाइक एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर क्या करेगा, अर हटा दो, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेटर एक्सेलरेट कराने वाला, स्पीड को बढ़ाने वाला। क्लियर? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो यूनिफॉर्मली बढ़े। लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी फर्स्ट सेकंड में, फिर सेकंड सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, राइट? फिर होगी 31, फिर हो जाए 32, फिर हो जाए 33। मतलब एवरी सेकंड यू हैव एन इंक्रीज ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, है ना? हर सेकंड सेम इंक्रीज, फिर नेक्स्ट सेकंड फिर सेम इंक्रीज, फिर नेक्स्ट सेकंड फिर सेम इंक्रीज। कितने का? 1 का। 1 सेकंड बाद 1 का इंक्रीज। जरूरी नहीं है ऐसा ही रहे, हो सकता है आपका इंक्रीज 2 का आ रहा हो। लाइक पहले सेकंड आप 30 से 32 पे चले गए, फिर 32 से 34 पे, फिर 34 से 36 पे। मेन थिंग इज कि इंक्रीज सेम रहे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास सेम चेंज आ रहा हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। ओके, अगर अब अपने बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, देखो यूनिफॉर्म की बात करी तो यूनिफॉर्म के साथ में नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाती है, कि जस्ट डिस्कशन की पार्ट है ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि बस इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दो, ये यूनिफॉर्म वाला छोड़ करके नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि पहले जो इंक्रीज आया था वो 30 से 33 का आया था, बाद में 33 से 34, फिर 34 से 36। तो अब देखो ये दोनों चीज़ें खराब होने वाली हैं, क्योंकि इससे 2 लोग जुड़े हुए हैं। तो देखो पहले सेकंड में, टाइम तो इतना ही है, हर सेकंड नोट कर रहे हैं अपने, पहले सेकंड में कितने का इंक्रीज आया? 3 का। दूसरे सेकंड में कितने का इंक्रीज आया? 1 का। और फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 का। हर सेकंड टाइम इंटरवल हमने बराबर लिया, यहां भी 1 सेकंड, यहां भी 1 सेकंड और यहां भी 1 सेकंड। हर सेकंड सेम चेंज नहीं आ रहा। इफ द वेलोसिटी changes, if the velocity changes not uniformly, आप बस यूनिफॉर्म वाली के अंदर डाल दो कि नॉट यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बाकी ये कोई बहुत ज़्यादा लेंदी पार्ट नहीं है, सिर्फ डिस्कशन का पार्ट था, वो हमने कर लिया इसको। अब अपन आगे चलें तो हमारे पास 2 और वर्ड्स आते हैं जो टेक्निकल चीज़ें, लाइक एवरेज वेलोसिटी की थी अपन ने, एवरेज एक्सेलरेशन किया था, और फिर इंस्टेंटेनियस किया था। तो अब उनको इनिशिएट करते हैं। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म, सॉरी नंबर 1 नहीं है, उसको इरेज कर दिया अपन ने, कर लिया। इट इज एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए वेक्टर ए वी से, जैसे हम हर बारी करते हैं, ए वी लगा देते हैं बस एवरेज के लिए। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले जो आपकी वेलोसिटी थी वो ले लोगे, और सबसे बाद वाली जो वेलोसिटी थी वो ले लोगे, उनके बीच का डिफरेंस ले लोगे, अपॉन में स्टार्टिंग वाला टाइम, बाद वाला टाइम, और उनके बीच का डिफरेंस ले लोगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन, इट मीन्स व्हेन यू हैव टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन यू विल टेक, आपको चेंज इन स्पीड लेनी होती है तो आप क्या लोगे? फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। बहुत बार ये चीज मिस्टेक हो जाती है, स्पीड की बात नहीं करनी है आपको, आपको वेलोसिटी की बात करनी है, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे इस चीज के लिए। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम टेकन, टाइम डिफरेंस, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे आप लिख सकते हो। तो एक्चुअली में ये बना तो वही, v हमारे पास क्या सिंबल होता है? v इज द सिंबल ऑफ फाइनल वेलोसिटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी के लिए u होता है, टाइम के लिए t होता है। तो एक्चुअली में ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल वेलोसिटी वाला ही बन गया। फॉर्मूले के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बट आप ये समझो, इसको आप ग्राफिकली अगर आप देखो, ग्राफिकली अगर आप देखो तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कुछ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ दे रखा है,
है ना। और कोई बॉडी की वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर धीरे 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 बढ़ती बढ़ती ये आगे चली गई। पहली बात तो ये ग्राफ किसका है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बेंड होता हुआ दिख रहा है, वो अनइंटेंशनली बेंड हुआ है। अब अगर आपको सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना राइज मिला बॉडी को वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो कि आप इस पॉइंट के लिए, अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको सीखनी है। ग्राफ क्यों बनाया, आपको इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझना है कि आप कितने फेज के लिए निकाल रहे हो। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया होता, जहां से अपना एक्सीडेंटली जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया होता तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहले वाले 3 सेशन जरूर देख लेना इसके, क्योंकि अगर आपने वो देखे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। इतना भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। ओके, अब इसके लिए अगर बात करें तो आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी देख लो, दिस विल बी आर यू। आप फाइनल की देख लो, दिस विल बी आर वी, इनिशियल एंड फाइनल। और फिर आप क्या करो, इसके रिस्पेक्ट टाइम कोऑर्डिनेट पे जाओ कि जब स्टार्ट हुआ तब टाइम कितना था, दिस विल बी योर टाइम t1 एंड दिस विल बी योर टाइम t2। ओके, और आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका डेल्टा v बन जाएगा, और ये जो है आपके लिए ये डेल्टा t बन जाएगा। डेल्टा v माने चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा t माने चेंज इन टाइम। तो आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिख सकते हो। आपको अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखना है, किसी एक फॉर्मूला के साथ बाउंड नहीं करना, ठीक है। इस क्लास के अंदर तो बेसिकली ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो आप बिल्कुल फ्री हो, यहाँ पे दिमाग पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि मुझे इतने सारे याद रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। ये आपकी चॉइस है, आपके पास देयर आर टू मेनी चॉइसेस। बिल्कुल फ्री करके अगर आप दिमाग को सिर्फ सुनोगे ना, तो बिलीव में आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है, हाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आएंगे, पर थ्योरी वाला जो पार्ट है, अगर आपने बहुत ध्यान से सुन लिया, सिर्फ सुन लिया, ये लेक्चर देख लिया, तो उसके बाद बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि आपको प्रॉब्लम आएगी। चलो इसको अगर देखें तो इस केस में अपने इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन t1 माइनस t2। या इसको ये भी लिखा जा सकता था, एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और यही फॉर्म अपन ने वहाँ भी यूज़ की थी। क्लियर। और एक और चीज़ है कि आप इसको u वेक्टर v वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा। अगर अपने वेक्टर्स का ध्यान रख रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ भी वेक्टर आ जाएगा और यहाँ भी। आप ये ध्यान रखो कि अगर आप वेक्टर नोटेशन यूज़ कर रहे हो तो फिर पूरे तरीके से यूज़ करो, अगर आप नहीं कर रहे तो आप मत करो, आप बता दो कि इट इज़ अ वेक्टर, ठीक है। तो ये हैबिट धीरे धीरे बन जाएगी। अभी भी हमसे ही रह जाता है कि कहीं पे वेक्टर लगाया कहीं पे नहीं लगाया, रह जाता है। बट आपको चेक करने की आदत होनी चाहिए कि आपने लिखने के बाद चेक कर लिया हो कि मैंने अगर वेक्टर नोटेशन लिखी है तो सही लिखी है, नहीं लिखनी आ रही मुझे, मैं भूल गया, समझ नहीं आ रहा, तो फिर सबसे हटा दो, ठीक है। तो फिर सबसे हटा दो, आधा अधूरा काम नहीं करके आओ, या तो करो ही मत या करो फिर। तो दिस वॉज एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपने इस एक्सप्रेशन को पढ़े रहने देते हैं और नेक्स्ट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन को डिस्कस करें, दैट वाज इंस्टेंटेनियस। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पेलिंग्स। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए वेक्टर आई किसके लिए लगा दिया, इंस्टेंटेनियस के लिए, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, अगेन आपने सेशंस विजिट कर रखे हैं तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। कितना एक्सेलरेशन है, लाइक ये जर्नी देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक चल रही है, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म है। अब एवरेज कहाँ से कहाँ निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा एवरेज निकाल सकते हैं आप इसको इनिशियल लेकर के और इसको फाइनल लेकर के, उसके बीच में कैसे भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने एक जनरल केस कर लिया, इधर से इधर तक का, ये अपने एक जनरल केस कर लिया। बट अगर आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है तो वो आप कहाँ निकाल सकते हो, हर एक इंस्टेंट पे।
इंस्टेंट समझते हो आप? इंस्टेंट मतलब एक छोटा सा पल, एक छोटा सा लम्हा, एक छोटा सा क्षण, प्रॉपर हिंदी की बात करें तो सेकंड का भी कुछ पार्ट, है ना। तो हर इंस्टेंट पे लाइक टाइम टी वन पे कितना एक्सेलरेशन था, तो वो जैसे हमने पास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, यहाँ भी सेम चीज़ है कि ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है एज पर थ्योरेटिकल बात करें तो, कि आप एक टाइम पर खड़े रह करके कैसे एक्सेलरेशन निकाल लोगे, जबकि आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि एक टाइम के कोरस्पॉन्डिंग तो एक ही वेलोसिटी आएगी। समझ के देखो इसको, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये टॉपिक पे शक हो जाएगा आपको, ये टॉपिक होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मैथ्स काम आएगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक ही वेलोसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी वेलोसिटी के लिए मान लो इससे थोड़ी सी अलग चाहिए, अलग मतलब या तो थोड़ी बड़ी है थोड़ी छोटी, तो उसके लिए आपको क्या मूव करना पड़ेगा, इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, उसके कोरस्पॉन्डिंग थोड़ा नीचे जाओगे तो टाइम थोड़ा पहले वाला आएगा, ऊपर जाओगे तो टाइम थोड़ा सा बाद वाला आएगा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो अब देखो ये तो चीज़ गलत होगी। सेम इंस्टेंट पे अगर एक ही वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ही वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी, जो हमने कहा एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अब बताओ आप चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे? जब सेम ही वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात, नीचे टाइम भी कौन सा लिखना था? अब यहाँ पे मैंने क्या T1 लिखा था? नहीं, वो वाला एक्सप्रेशन हटा दिया। क्या T2 लिखा था? नहीं, इन बिटवीन T1 और T2 के बीच का, माने T2 माइनस T1 ये लिखा था अपन ने, है ना। तो अब एक इंस्टेंट पे क्या लिखोगे आप नहीं लिख सकते, फिर वापस जीरो बनेगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि आप कर ही नहीं सकते कभी। 0/0 इज इनडेफिनेट फॉर्म, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हेयर कम्स इन एक्शन मैथ्स क्या कहती है कि भाई मेरे से हेल्प ले लो आप क्या करो, आपके पास एवरेज वाला फॉर्मूला है ना? वी सेड यस, हाँ है, del v by del t ऐसा कुछ होता है? हमने कहा हाँ ठीक है होता है। अब आप क्या करो, एवरेज मैंने किसी एक स्पैन के लिए बात हो रही है, ये वाला हमारे इतने स्पैन के लिए बात हो रही है, ठीक है, ये तो पता ही था। अगर आपको किसी एक इंस्टेंट के लिए पता करना है तो आप ऐसा सोचो कि इंस्टेंट के बजाय अगर इसे छोटे स्पैन के लिए बात करनी हो तो आप क्या करो, इस स्पैन को छोटा कर दो। ये छोटा कब हो जाएगा? जब इस डेल्टा टी की वैल्यू सपोज अभी अगर 5 सेकेंड है, अगर मैं 4 सेकेंड की बात करूँ तो ये स्पैन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर मैं 3 सेकेंड की बात करूँ और छोटा हो जाएगा, 2 सेकेंड की बात करूँ और छोटा हो जाएगा। तो इसी फंडामेंटल सी चीज़ को, बेसिक सी चीज़ को यूज़ करते हुए देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा कि आप इस पे एक लिमिट लगा दें कि आपका जो टाइम गैप होना चाहिए, अगर आप उसको जीरो कर नहीं सकते तो इसको आप टेंड्स टू जीरो कर दें, आप इसको टेंड्स टू जीरो कर दें, और ये लिमिट लगेगी किस पे? इस पे लगेगी। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन वाला एक्सप्रेशन है, ये बन क्या जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बहुत डाउट आ सकते हैं कि सिर्फ समझ नहीं आया क्या बोल दिया, सुंदर लग रहा है दिखने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर लिटरली कंप्लीटली समझ नहीं आया बोल क्या गए। तो दोबारा बोलता हूँ एक बारी में, क्या हुआ कि आपको एवरेज वेलोसिटी का पता है सब कुछ। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम स्पैन लेना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस के लिए आपके पास वो टाइम स्पैन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, नो एनी अदर इंस्टेंट, है ना। सो आपका ये जो डेल्टा टी है, इट मस्ट बी जीरो, बट प्रैक्टिकली इट कांट बी जीरो, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इसलिए मैथ्स हेल्प करती है। मैथ्स क्या कहती है कि आप इस पर लिमिट लगा दो। लिमिट का मतलब क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये एक मैथमेटिकल टूल है। लाइक अपन ने इसी चैप्टर में 2-3 टूल्स के नाम देख लिए। एक लिमिट्स, एक होता है डेरिवेटिव, ये भी मैंने डिस्कस किया था, एक होगा इंटीग्रेशन। ये मैथ्स के कैलकुलस के कुछ टूल्स हैं जिससे आप कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हो, मैथ्स के वर्ल्ड को थोड़ा विजिट कर सकते हो, कि जो इम्पॉसिबल सी चीज़ थी उसको मैथ्स ने पॉसिबल कर दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। आप क्या करोगे, इस पे लिमिट लगा दोगे। इसका मीनिंग वैसा ही है, सिंपल, जो लिमिट का मीनिंग होता है। आप पे अगर कोई लिमिट लगा दी जाती है, लिमिटेशन लगा दी जाती है, इट मीन्स आप वो ही करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। लाइक इन द लॉकडाउन यू आर लिमिटेड टू योर हाउस डोर, उसे बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना,
उसके अंदर रहना है तो अंदर रहना है ना। तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी अपने उस लिमिट को लगा देंगे। और मैं आपको वापस यही कह रहा हूँ कि आपको जस्ट एक्सप्रेशन को अपने साथ फ्रेंडली बनाना है और बन गया होगा ये। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ को ही इसको लिख सकते हैं dv/dt। अब ये dv/dt क्या है, अगेन समझते हैं इसको कि डेल्टा v क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t क्या था, चेंज इन टाइम। वैसे ही dv भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और dt क्या होता है, चेंज इन टाइम। बट डेल्टा यूज करते हैं हम कोई अच्छे खासे डिस्टेंस के लिए, लाइक ये अच्छा खासा डिफरेंस आएगा, इधर भी कुछ अच्छी खासी वैल्यू आएगी। बट आप सोच के देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी, बिकॉज डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो पे अप्रोच करने का मतलब इसकी वैल्यू होगी 0.0000000000000000019 ऐसा कुछ, या इससे भी छोटी। क्लियर? तो ये बहुत छोटा कुछ आने वाला है। अगर ये बहुत छोटा कुछ आएगा तो ये भी तो बहुत छोटा ही आएगा, क्योंकि अगर ये श्रिंक हुआ, व्हाट अबाउट दिस विल ऑल्सो श्रिंक। तो इसलिए सिंबल थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, डीवी माने छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस ऐसा भी होता है। और इसको आप ये भी बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी कब कर पाएंगे अपने, अभी आपके पास अगर 90% क्लियर हो जाता है तो 10% रहेगा डाउट में कि भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे सर, सीख तो लिया, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम निकाल तो पाए नहीं रहे। तो आप निकाल पाओगे, जरूर निकाल पाओगे, बट आफ्टर वी कंप्लीट द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देन यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So it's time for having some numericals. So we have a numerical like book में लिखा हुआ है, एक numerical है ऐसा कुछ कि एक बॉडी है, it have to complete a journey let from point A to point B। उसको वो दो पार्ट्स में कंप्लीट करता है, 30 किलोमीटर में। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास टोटल जर्नी होगी 60 किलोमीटर की। ठीक है, फिर आपको कहा है कि इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, लेट दिस बी O, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और ये भी बताया है कि इट कवर्स दिस इन 1 आवर, और जो कि आप ऑब्वियसली समझ भी सकते हो कि अगर किसी की स्पीड 30 किलोमीटर 1 आवर है और उसको 30 किलोमीटर चलना है तो उसे 1 आवर ही लगने वाला है। तो आपको फर्स्ट के लिए इतनी सारी बातें बता रखी है, फर्स्ट पार्ट के लिए, लाइक ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, है ना। इसके लिए आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे कितनी स्पीड हो, यहाँ पे कितनी स्पीड हो कि जो एवरेज स्पीड आए वो आए 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं, देखो इसको मैं लिख देता हूं S1, पहला डिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी V1 और ये फर्स्ट पार्ट का टाइम T1। ये S2 हो गया मेरे लिए, V2 इन्होंने पूछ लिया, है ना, T2 को कोई लेना देना अभी तक यहाँ पे है नहीं। और मुझे गिवन क्या दे रखा है, मुझे गिवन ये दे रखा है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, ये भी गिवन में ही आएंगे, इनके अलावा ये दे रखा है कि जो एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। तो आपको एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगा करके बस इसको सॉल्व कर देना, बहुत ही सिंपल है ये। एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना ही याद रखना, आपने याद इतना ही रखना है। उसके बाद आगे अपने मेंटल लेवल से और एज पर क्वेश्चन डिमांड आपको उसको मॉडिफाई कर देना है। और आप पहले वैल्यू लिखने की जल्दबाजी ना करो, आप इसको मॉडिफाई करके देखो। S1 प्लस S2, मैंने S1 प्लस S2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 हिस्से हैं, अगर 3 हिस्से होते तो मैं लिखता S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, अब S1 लिखा, अब देखो क्या आपके पास इसकी वैल्यू है, हाँ है। क्या S1 की वैल्यू है, हाँ है। क्या S2 की वैल्यू है, हाँ है। क्या T1 की वैल्यू है, हाँ है। क्या T2 की वैल्यू है, नहीं। क्या निकालनी चाहिए, नहीं। क्या जरूरत है अभी निकालने की, निकाल भी सकते हो आप। वैसे आपसे तो V2 पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी तो आप वहां से, इसका अगर टाइम आ गया तो आप यहां से क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो ये है
कि इससे आप क्या करो, यहाँ पे आप वैल्यू डालो 40 किलोमीटर पर आवर, आपके पास S1 कितना आया 30 किलोमीटर, S2 कितना है 30 किलोमीटर अपॉन T1। अब देखो यहाँ पे देख करके चलना कि टाइम की यूनिट हर जगह सेम हो, यहाँ पे R है तो यहाँ भी R ही है, तब जा करके ये बैलेंस हो जाएगा। 1 आवर प्लस नथिंग, तो T2 का T2 30 30 60। ओके, तो ये बना 40, एक बार मैं अब यूनिट छोड़ रहा हूँ, ये बना 40, इधर बना 60 और इधर बना 1 प्लस T2। इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस T2 विच इज़ इक्वल टू 60। ये तो इसका भी है, ये तो उसका भी है, तो ये बनेगा 40 प्लस 40 T2 गिव्स आउट टू बी 60, जो तो सेम ही है। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो ये 40 इधर जाके माइनस में होगा, दैट विल बिकम क्या बन जाएगा 20, और तो T2 क्या आएगा 20/40, 20/40, 20 तो बचा हुआ है, 40 इसका नीचे जाएगा, तो 20 1 जा 20, 22 जा 40 मीन्स 1/2 आर, हाफ आर इसका आंसर आएगा। तो इसी बिहाफ पे आप स्पीड कैसे निकाल लोगे, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, टाइम कितना लगा हाफ आर, 1/2 आर, जब ये हाफ है तो ये 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 60 और किलोमीटर पर आवर। लो जी आंसर आ गया। अब इसी के अंदर एक और मैं तरीका शेयर करूं, तो जरूरी नहीं था कि यहाँ पे टाइम आपको दिया होता, अभी का आंसर ये आ सकता है कि नहीं दिया होता तो सर हम निकाल लेते, तो उसकी भी जरूरत नहीं है कि आप पहले टाइम निकालो, फिर टाइम से आप फिर क्या करो दूसरा टाइम निकालो, फिर दूसरे टाइम से फिर वेलोसिटी निकालो, इतना घूमने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ी सी मेहनत कर लें, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लें। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके बताता हूं आपको। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस टाइम, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अब टाइम तो पता नहीं, ना तो इसका पता ना इसका पता, तो आप क्या करो इसको मॉडिफाई कर लो, जो अपनों ने फॉर्मूले वाले में सीखा था सेशन नंबर 3 की वीडियो के अंदर हमने काम किया था। इफ यू हैव मिस्ड यू कैन सी ओनली द 3rd सेशन, जिसमें ब्रैकेट में 3 लिखा है, और उसमें इतना ही पार्ट देख लो आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको मॉडिफाई कर लो। टाइम देखो, टाइम को आप क्या लिख सकते हो, टाइम अगर इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस थोड़ी सी मेहनत आपने पहले कर ली कि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले वाले पार्ट का टाइम मतलब पहले वाला डिस्टेंस पहले वाली स्पीड, बाद वाला डिस्टेंस बाद वाली स्पीड। लो अब आपके पास सारी नॉन अननोन चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब आप वैल्यू डाल दो जो है आपके पास, और जो नहीं है वो आप निकाल लो बड़े आराम से। इधर लिखोगे 40 और इधर क्या लिखोगे 30 प्लस 30, इधर लिखोगे वापस S1 कितना है 30 अपॉन V1 कितना है, V1 इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, S2 कितना है 30 और V2 नहीं पता, यही तो पता करना, और पता क्या करना है आपको। अब आप देखो क्या बना 30 30 60, तो 40 इज इक्वल टू ऊपर हुआ 60, 30 अपॉन 30 माने कि 1 प्लस 30 अपॉन V2, ऐसा कुछ हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को इधर ले आओ। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एलसीएम लो फिर इसको ऊपर लेके जाओ, तो उससे आसान क्या है कि आप इस पूरी ब्रैकेट को उठा करके इधर ले आओ। जब पूरी ब्रैकेट को उठा करके इधर लेकर आओगे व्हाट विल हैपन, ये 40 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 40 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 40, जब 40 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है समझ रहे हो, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 40 इंटू 30 अपॉन V2, और सामने पड़ा है 60, ठीक है। अब ये 40 जब उधर जाएगा तो इट विल बिकम -40 और नेट बनेगा 20, यहाँ बन जाएगा 4 3 जा 12 00 अपॉन V2, ये 12 है भाई, थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं जितना बन सकता है, ये 20। अब आप V2 निकाल लो, V2 ऊपर 20 नीचे, बहुत आसान है। अगर यहाँ से दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आएगा 1200 अपॉन 20 इज इक्वल टू V2। बताओ क्या इसका आंसर आ गया 60, आ गया। कोई T1 T2 निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फॉर्मूले के बाद 1 2 3 4 5, फिर दूसरा फॉर्मूला 6 7 स्टेप लगे। इसके अंदर फॉर्मूले के बाद 1 2 3 4 5 स्टेप के अंदर आंसर आ गया वही फॉर्मूले में।
ये भी ईजी है, वो भी ईजी है, ये अपना तरीका है, वो अपना तरीका है, कोई और तीसरा तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, बस आप फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लो। मतलब अगर मुझसे पूछो मैं कौन सा प्रेफर करूँगा, मैं इससे जाऊँगा, क्योंकि मुझे बारी बारी ये पंगे करने की जरूरत नहीं है। जब मैं V2 निकाल सकता हूँ तो मैं T2 क्यों निकालूँ? ओके, सो these are two different approaches for the same numerical. You can go with either the third one. So it's time to wind up the session. That's all in this session. मीन सिर्फ एक्सेलरेशन किया, बहुत ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, बट आप देखो कि एक्सेलरेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस पे हमने कितना ज़्यादा डिस्कस कर लिया। तो द फिजिक्स ऑफ 11th इज़ ऑल अबाउट डिस्कशंस। जितनी ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतना लंबा हो जाएगा ये सिलेबस। Okay, so see you in the next session where we will be dealing about differentiation, integration, type of graphs, various graphs हम वहाँ पर discuss करेंगे, and later on in the next parts we will cover out the equation of motion and the various methods by which we can derive all of them and some numericals also. Okay, till then, goodbye, take care.